से तेज बौछारें गई बाद हो गया। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सावन और भादों का महीना बीत गया है। उसी के साथ ही तेज बारिश का मौसम भी बीत गया है, क्योंकि सावन और भादों के महीने में आसमान पर अधिकतर बादल छाए रहते हैं। इसीलिए सूरज की किरणें धरती पर कम ही पड़ती हैं। यानी सूरज भी बादलों के पीछे छुप कर हमसे लुका छुपी का खेल खेल रहा है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है और सूरज की किरणें सीधा धरती पर पड़ती हैं। उस वक्त कवि को ऐसा महसूस होता है कि जैसे अंधेरी रात बीत गई और सुहानी सुबह हो गई। और शरद ऋतु की उस सुहानी सुबह में आकाश में छाई लालिमा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो खरगोश की लाल लाल आंखों जैसी हो। यानी शरद ऋतु में आसमान में छाई हुई लालिमा खरगोश की आंखों की तरह लाल दिखाई दे रही है। पिछले साल की शरद ऋतु से इस साल की शरद ऋतु के आने तक बीच में कई ऋतुएं भी आईं, कई मौसम आए, कई मौसम गए। कवि ने उन सभी ऋतुओं को पुल का नाम दिया है। और शरद ऋतु में दोपहर के समय जब आसमान में सूरज की किरणें चारों ओर फैलकर एकदम चमकीली दिखाई देती हैं तो कवि को वो किसी साइकिल की तरह दिखाई देती है। इसलिए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु किसी छोटे बच्चे की तरह कई सारे पुलों को पार करती हुई अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारे से बुला रहा है। मानो जैसे कह रहा हो कि मौसम एकदम सुहाना हो गया है, इसलिए तुम पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आओ। यहाँ पर शरद का यानी शरद के मौसम का मानवीयकरण किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तालियों की इतनी नाजुक दुनिया। शरद ऋतु में आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और मौसम सुहाना हो जाता है और हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगती है। आसमान में चमकते सूरज को भी सीधा देखा जा सकता है। ऐसा निर्मल आकाश कवि को मुलायम प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह यानी बच्चों के ग्रुप को बुलाता है। बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ सके, इसलिए उसने आकाश को मुलायम बना दिया है। बालक शरद भी यही चाहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और सबसे रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके और पतंग उड़ाते प्रसन्नता से इधर उधर भागते हुए, किलकारियां मारते हुए और खुशी से सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह चंचल बच्चों की एक नाजुक सी दुनिया शुरू हो सके। यानी आसमान में उड़ती पतंगों के साथ साथ बच्चे भी अपनी बाल सुलभ कल्पनाओं के साथ आसमान में उड़ सके। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। इन पंक्तियों में कवि पतंग उड़ाते बच्चों का दौड़ना, भागना और खुशी से उछलना देखकर उनकी तुलना कपास के साथ करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों का मन और भावनाएं भी स्वच्छ, साफ, कोमल और पवित्र होती हैं। यानी बच्चे जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं और जब वो पतंग के पीछे भागते हैं तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी निर्मलता, कोमलता और पवित्रता को छूने के लिए पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके आसपास आ रही है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उनकी आंखें आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ती उस पतंग पर ही टिकी रहती हैं, जिस वजह से उन्हें छत की कठोरता का एहसास भी नहीं होता। यानी उस वक्त वो कठोर छत को भी नरम ही महसूस करते हैं।
और उनके तेज दौड़ने भागने की वजह से उनके पैरों के द्वारा होने वाली आवाज ऐसी महसूस होती है कि जैसे सभी दिशाओं में मृदंग यानी ढोलक बज रहा हो। कवि ने बच्चों के दौड़ने भागने की तुलना झूला झूलने से की है। जैसे झूला झूलते समय एक बार झूला बहुत ऊंचा चला जाता है और फिर तेजी से अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे एक जगह से दौड़ लगाकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दौड़ते हुए पहली वाली जगह पर ही वापस आ जाते हैं। दौड़ते भागते इन बच्चों को किसी पेड़ की डाल की तरह इनका लचीला शरीर सुरक्षित रखता है। जैसे पेड़ की डाल को जोर से खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो अपने लचीलेपन के कारण बिना किसी नुकसान के वापस अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित मन के अंदर की खुशी और उनके शरीर का लचीलापन उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। धड़कने बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती हुई पतंगों की डोर बच्चों के हाथों में ही होती है और बच्चे महज एक धागे के सहारे उस पतंग को संतुलित कर लेते हैं और अपने आप को भी उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पतंग के साथ साथ वो भी अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और खुशी के सहारे उड़ रहे हैं। अगर वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए जब ये बच्चे छतों के किनारों से नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो उनके अंदर आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है और वो दुगने उत्साह, साहस और निडरता के साथ अगली सुबह फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। फिर तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के चारों ओर पृथ्वी और तेजी से घूम रही है।